मैं हूं विवेक पांडे और छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। साल 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। उसके पहले से लेकर अब तक कांग्रेस और बीजेपी की सरकार आई और गई, लेकिन नक्सलवाद का मुद्दा जस का तस बना हुआ है। आज छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में अहम खबर नक्सलवादी है। सूबे से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार नई सरेंडर पॉलिसी यानी कि नई समर्पण नीति लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने हर वर्ग से सुझाव मांगे हैं। सरकार की ओर से बाकायदा गूगल फॉर्म जारी किया गया। इसके अलावा नक्सली वीडियो कॉल या लेटर के जरिए भी अपने सुझाव सरकार तक पहुंचा सकते हैं। बड़ी बहस की खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ में बीते 4 महीने में बीजेपी सरकार आने के बाद 80 से ज्यादा नक्सलियों के एनकाउंटर हुए। लगातार नक्सली मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं, जिससे सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। आज 23 मई को अबूझमाड़ के रेकावाया के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 7 नक्सलियों के ढेर होने की खबर है। प्रदेश सरकार जिस नई सरेंडर पॉलिसी की बात कर रही है, उसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धनेंद्र साहू ने कहा कि नक्सलियों से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, एक्सपर्ट से डिप्टी सीएम को सलाह लेनी चाहिए। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार चलाने के लिए भी नक्सलियों का सुझाव ले ले। सरकार नक्सल उन्मूलन की नीति को लेकर कंफ्यूज है। केंद्रीय गृह मंत्री और राज्य के गृह मंत्री अलग अलग बात करते हैं, जबकि इस पूरे मामले में सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय ने बताया कि सरकार नक्सलवाद के साथ मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। नक्सली मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही है। पुनर्वास नीति को और अच्छे से बनाने की कोशिश है ताकि नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का कहना है कि नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने हर दिशा से सुझाव लेने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पुनर्वास नीति जो कि अच्छी है, उसमें कुछ नया लाने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है, लेकिन इस सियासत के बीच यदि कोई पिसरा है तो वो है बस्तर के आदिवासी। अब देखना होगा कि सरकार किस तरीके से नक्सलियों को मुख्यधारा में वापस लाने में सफल हो पाती है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, पर आपको सुनाते हैं कुछ बयान। पूरा देश देख रहा है कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार एनकाउंटर में नक्सली मारे जा रहे हैं, आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है। और हम पुनर्वास नीति को और अच्छा बनाना चाहते हैं ताकि नक्सली विकास की मुख्यधारा से जुड़ें और आत्मसमर्पण करें। मुझे तो हर क्षण यही लगता है, तो पूरी कोशिश भी यही होती। और लड़ाई कोई निर्णायक लड़ाई, बंदूक की लड़ाई नहीं है भाई। मसला ये है कि उनका पुनर्वास हो, मसला ये है कि वो मुख्यधारा में जुड़े, मसला ये है कि माओवाद ने दुनिया को कुछ नहीं दिया आज तक। चीन में माओवाद की सरकार है, क्या पा गए? 1998 थियानमन चौक, संघाई, हमको ध्यान है, छात्रों ने आंदोलन किया था तो अपने ही देश के छात्रों को टैंक से उड़ा दिया था उन लोगों ने। वैसी सरकारें चाहिए क्या यहाँ पर? वहां फिर कोई मीडिया नहीं होगी। चीन में कोई मीडिया नहीं होती है भैया, कोई पत्रकारिता नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसे नहीं होता है, मतलब न स्वतंत्रता है वहां बंदूक की बात होती है। ऐसी सरकार किसको चाहिए भाई? क्यों यहाँ भारत के लोकतंत्र में ऐसा करना चाहते हैं? कुछ ही लोग चाहते हैं, बाकी सब मजबूरी पे हैं। बहुत अच्छी स्पष्ट जानकारी है उसकी, और इसलिए पूरी उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो मालवाहक गाड़ियां उसमें सवारी, अभी भी जो पुनर्वास नीति लागू है यहाँ, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय से, हमारी कांग्रेस की सरकार के समय से, इसमें यदि और आवश्यक कोई चीज प्रावधान जोड़ना है तो जोड़ना चाहिए, स्वागत है उसका। लेकिन इसके लिए नक्सलियों से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। नक्सली जिन्हें स्वयं देश के संविधान के ऊपर भरोसा नहीं है, उनसे मैंने देखा आज अखबारों में प्रकाशित हुआ है कि उप मुख्यमंत्री नक्सलियों से सुझाव मांग रहे हैं, उनसे सुझाव मांगने की बात करी है। मैं समझता हूँ ये उचित बातें नहीं है। इसके लिए हमारे जो विषय विशेषज्ञ लोग हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए, उनसे चर्चा करनी चाहिए कि इसमें पुनर्वास नीति को में हम क्या क्या चीज और जोड़ें कि अधिक से अधिक नक्सल लोग आत्मसमर्पण कर सके, उनको बेहतर से बेहतर पुनर्वास हम दे सकें। ऐसा नीति लागू करनी चाहिए। इसके लिए स्वागत है, लेकिन नक्सलियों से किसी भी तरह से सुझाव लेने की आवश्यकता नहीं समझता। देखिए, सीधा सीधा सवाल है,
कि राज्य सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सरकार को अभी भी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि पहले स्पष्ट ये करे पुनर्वास नक्सल नीति पे सरकार का आखिर क्या योजना है, क्या नक्सल नीति इन्होंने क्या नक्सल नीति बनाई। नंबर 1, पहले नक्सल नीति स्पष्ट करे, फिर पुनर्वास नीति पे बात करे। क्या अभी तक नक्सलियों से बातचीत हुआ है? क्या अभी तक युद्ध विराम हुआ है? क्या अभी तक नक्सलियों से कोई चर्चा हुई है? स्पष्ट करे इस पे, फिर वो पुनर्वास पे बात करे। देखिए, नक्सल नीति पे ही विरोधाभास है। कभी केंद्र सरकार अलग बोलती है, केंद्र गृह मंत्री अलग बोलते, तो कभी राज्य के गृह मंत्री अलग बोलते, कभी मुख्यमंत्री अलग बोलते। नक्सल नीति पे आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कंफ्यूज है और दुर्भाग्य ये है कि पुनर्वास नीति पे उनसे सुझाव मांग रहे। क्या सरकार के पास कोई प्लान नहीं है? क्या सरकार के पास कोई? तो देखिए, ये सियासी बयानबाजी है। अब हम इससे समझने की कोशिश करते हैं कि इसे कितने तथ्यपरक ये सियासी बयानबाजी हो रही है। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त चर्चा में जुड़ रहे हैं। नीता लोधी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। के.एस. चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत स्वागत है चौहान साहब का भी। नीता जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। ये क्यों कहना पड़ रहा है कि सरकार की इस पुनर्वास नीति पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं और आप ये भी तंज कस रहे हैं, मतलब आपकी पार्टी की सरकार अब नक्सलियों से सरकार चलाने के लिए भी सलाह ले ले? देखिए, आप सभी को सबसे पहले तो नमस्कार। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब तक 5 महीनों में असफल रही। इन्होंने नक्सल नीति की बात छोड़िए, नक्सल नीति भी नहीं घोषित कर रहा है और पुनर्वास भी नहीं। हमारी कांग्रेस पार्टी की जब सरकार रही तब हमने विश्वास, विकास और सुरक्षा की नीति से नक्सल समस्याओं में कमी के साथ साथ लोगों पे आदिवासी क्षेत्र में विकास का काम किया, जिससे लोगों के प्रति विश्वास बढ़ा, जागरूकता बढ़ी और लोग आगे आ पाए। अब आपको ये याद होगा कि जब हमारी सरकार थी तब हमने बस्तर में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, सड़क हो, पुल पुलिया निर्माण हो, ऐतिहासिक कार्य काम हुए। भाजपा सरकार में जो स्कूल बंद हो गए थे 300 से ज्यादा, उसको खोले गए। केवल 1 मेडिकल कॉलेज था, आज 2 मेडिकल कॉलेज है, कांकेर और गीदम में खोले गए। वनोपज की जो खरीदी होती थी मात्र 7 होती थी, हमने उसको 70 तक पहुंचाया। इसी प्रकार प्रसंस्करण केंद्र जो थे वो खोला गया, वो ऐतिहासिक रहा। और जीआरडी में जो डीआरजी में जो भर्तियां थी, महिलाओं की भर्तियां उसमें की गई। दुर्गा नाम से दंतेश्वरी बटालियन खोला गया, दुर्गा बटालियन किया गया। आपने देखा होगा सिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में जो एनएमडीसी के प्लान की परीक्षाएं देने बच्चे नागपुर जाया करते थे, वो वहीं पे अपना बस्तर और जगदलपुर और दंतेवाड़ा में वो लोग बच्चे एग्जाम दे पाए। आप एनसीआरबी के रिकॉर्ड उठा के आप देखिएगा, नक्सली घटनाओं में कांग्रेस की सरकार में 68% की कमी आई और साथ ही साथ जो शहादत थी उसमें 80% की कमी दर्ज की गई। अब डबल इंजन की सरकार आई है, फिर से स्थानीय आदिवासियों पे अत्याचार शुरू हो गया। आप देखे होंगे 1 जनवरी को 6 महीने की दुधमुए बच्ची पे क्रॉस फायरिंग हुई और उस बच्ची की जान चली गई। 25 जनवरी को कांकेर के कोयली बेड़ा में एक घटना हुई थी जिसमें नक्सली कहकर मारा गया था। उनके परिवार वाले आज भी आधार कार्ड और मनरेगा का जॉब कार्ड लेके बोल रहे हैं कि जांच किया जाए और इसकी स्पष्ट जांच की जाए। कोई जांच नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य फोकस तो ये है कि आदिवासियों के जल जंगल जमीन को भारतीय जनता पार्टी अडानी के हाथों में सौंपने का चाहती है। मेन फोकस इनका ये है। क्यों नहीं एफआईआर हुई, क्यों नहीं उसमें कार्रवाई की गई? उल्टे नक्सलियों से सुझाव ये मांग रहे हैं, इसलिए इनकी नीति ही नहीं है। 5 महीने में ये कुछ नहीं कर पाए। कभी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करने की बात कहते हैं, कभी ये लाल भाजी खाने की बात कहते हैं और अभी गूगल फॉर्म बनाएगी। भाई, पीड़ित परिवार और उनपे गले में नमक छिड़कने वाला काम भारतीय जनता पार्टी क्यों करती है? केवल लोगों को दिग्भ्रमित करने वाला खुद भी दिग्भ्रमित है और लोगों को भी दिग्भ्रमित कर रहे हैं। भाई, ठोस नीति बनाइए, कुछ करिए। केवल बोलना और जुमलेबाजी करना और मेन फोकस अडानी को सौंपना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति। चलिए जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ के.एस. चौहान जी भी जुड़े हुए हैं। चौहान साहब, ये नई सरेंडर पॉलिसी की सरकार को जरूरत क्यों पड़ी, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री जी ने तो ये भी कहा है कि एक बार फिर से अगर हम सरकार में आ जाएंगे
तो महज 2 वर्ष के अंदर नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। और फिर उन्होंने तो इस बात को लेकर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की भी तारीफ की थी कि सरकार बनने के बाद जिस स्तर पर नक्सल को लेकर कार्रवाई हो रही है वो अच्छा है भविष्य के लिए। पांडे जी, सबसे पहली बात तो ये है कि नक्सलवाद जो है उसको खत्म करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि किसी भी कोई भी जो अगर सरकार आती है तो इसके लिए वो काम नहीं करती है, ऐसा नहीं। जब से हमारा छत्तीसगढ़ बना है और उसके पहले भी जब मध्य प्रदेश में था तो भी शनि शनि यहाँ पर नक्सलवाद की घटनाओं को लेकर उसको अभियान को खत्म करने के लिए अभियान चलाए जाते थे। उस समय कम होता था, हमारे रमन सिंह जी की सरकार में बहुत ज्यादा हुआ और पिछले 5 साल में भी हुए, लेकिन उतने नहीं हो पाए जितने होने चाहिए थे। उस समय जब टारगेट किलिंग होती थी तो भूपेश बघेल जी बोला करते थे कि हम वहां पर जांच करवाएंगे, उनकी जांच चलती रहती थी, फिर से एक टारगेट किलिंग हो जाती थी। ऐसे करते करते टारगेट किलिंग हो जाती थी और ये सोच के घृणा भी होती है और आश्चर्य भी होता है कि टारगेट किलिंग जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हो रही थी वो न सिर्फ छत्तीसगढ़ में पहली बार अपितु हर पूरे भारत में ये टारगेट किलिंग सिर्फ छत्तीसगढ़ में हो रही थी। और इनके कार्यकर्ता, इनके पदाधिकारी उनका इलाज करवाने में पकड़ाए जाते हैं, दूसरे प्रदेश में ले जाने में पकड़ाए जाते हैं। मित्रता व्यवहार निभाती है भूपेश बघेल की सरकार, उसका अंजाम क्या होता है कि कुछ नहीं होता है। पिछली 4-5 महीने में हमने 80 से ऊपर को नक्सलियों को ढेर किया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ यही भाषा समझते थे। अभियान जो मैंने बोला, नक्सलवाद को खत्म करने का अभियान में साम दाम दंड भेद सब आता है। इसमें सिर्फ एक हम इसमें तर्क नहीं दे सकते हैं कि हम कुछ देख के अपनी ऐसे पढ़ रहे हैं, इसकी हम लोग बात नहीं कर सकते। ये तर्क और वितर्क की बात है और इसमें फैक्ट होते हैं। दूसरी बात, जैसे मोहतरमा देख देख के पढ़ रही थी, पूरी ऐसे पढ़ गई, लेकिन उन्होंने नक्सलवाद के ऊपर उतना ज्यादा फोकस नहीं किया। अब मैं आपको बता दूं कि इनके पास कुछ है भी, इनके पास अगर होता, और आपने इतनी सारी मोहतरमा ने इतनी सारी बहुत सारी चीजें सुनाई हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि 12 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को चले गई। पहले क्या हुआ था? पहले तो 12 की 12 सीटें आपके पास क्या हुआ था? तो इस बार बस्तर की क्या जनता वो अपना जल जंगल जमीन और अपना हित नहीं चाहती है क्या? इस वजह से आपको खदेड़ दिया वहां पर, इस वजह से आपके सभी मंत्रियों को खत्म कर दिया। जो मंत्री लाख लाख वोट से जीतते थे उनको सिर्फ 18 वोट से एक मंत्री को जिताया, वो भी मुश्किल जीत पाया। अभी आप देख लीजिएगा, ये लोकसभा का भी चुनाव आ रहा है, उसमें भी आप देख लीजिएगा। आपको ये ऐसा क्यों होता है कि नक्सलवादियों को चुनाव के दिन, मतदान के दिन छुटपुट घटनाएं करनी पड़ती हैं? जहां पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहते हैं वहां पर छुटपुट घटनाएं करनी पड़ती हैं। उनको बोला जाता है कि आप बहिष्कार करवाया जाता है चुनाव का। विधानसभा की बात कर रहा हूं। दूसरी बात, ये स्पष्ट संदेश देता है कि आप नक्सलवादियों को रोकने में असक्षम रहे। जितनी भी वारदातें, जितनी भी कमी आई, वो किसके वजह से आई? तो उसका वजह, सबसे बड़ी वजह ये थी विवेक पांडे जी, लोन वर्राटू अभियान। लोन वर्राटू अभियान के तहत जो 2-2, 2.5 लाख रुपए हथियारबंद नक्सलियों को दिया गया सरेंडर करने के लिए, उससे बहुत ज्यादा कमी आई। उनको अब ये वाला जो पुनर्वास का जो सुझाव दिया गया है, क्या सुझाव नहीं लेना चाहिए? क्या ये हमारा संविधान नहीं बोलता है? या ये क्या अपराधी को लाया जाता है, क्या उसकी बात नहीं सुनी जाती है? अपराधी को ला के सीधा क्या दंडित कर दिया जाता है? अभियान है हमारा जी। उस अभियान में समझाएंगे भी, हम दंड भी देंगे, हम दाम भी देंगे, हम भेद भी करेंगे और जैसे तैसे करके नक्सलवाद को खत्म। चलिए पूछ लेते हैं एक जवाब नीता जी से लेते हैं इस बात को लेकर। नीता जी, क्या आपको लगता है कि नई सरेंडर पॉलिसी लाभदायक रहेगी?
इस पूरे केसेस को लेकर? देखिए, जब नई सरेंडर अब 5 महीने में तो कुछ किए नहीं, तो क्या ये बताएं, ये जब इनकी नक्सल नीति नहीं बनी है तो विकास नीति ये क्या बना लेंगे? तो क्या अभी तक के नक्सलियों से कोई जवाब आया है? एक तरफा ही केवल ध्यान भटकाने और दिग्भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैंने जो एनसीआरबी के आंकड़े कहा, क्या वो गलत है? एनसीआरबी के आंकड़े जो कहा कि 68% नक्सल घटना में कमी आई और शहादत में 80% की कमी आई, क्या ये गलत है? जो कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार विकास, विश्वास और सुरक्षा के तहत काम किया, वहाँ विकास हुआ, रोड, नाली, सड़क, पुलिया बनी, दो नए मेडिकल कॉलेजेस खुले, एग्जाम देने की सुविधा वहाँ बच्चों को मिल पाई। आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव के समय और लोकसभा चुनाव के समय दूर सुदूर नए मतदान केंद्र खोले गए पहली बार, और 312 स्कूल जो बंद कर रखे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो वाले खोले गए। आपको याद होगा जो जस्टिस पटनायक की जो जांच रिपोर्ट आई, उसमें लगभग 1500 ऐसे नक्सल प्रभावित ऐसे बेगुनाह लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन में, भाई साहब अब पढ़ते नहीं, लिख के रखते हैं, इतिहास गवाह है, इतिहास पन्नों में गवाह है। 1500 से अधिक ऐसे आदिवासी थे जिन्हें आपने नक्सल बताकर जेल में ठूस रखा था। जस्टिस पटनायक की रिपोर्ट आई और निष्पक्ष जांच हुई और आज वो अपने 4200 एकड़ जमीन से लेके अपने वहाँ खेती किसानी कर रहे हैं और अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई, 5 महीनों में आपने देखा आदिवासी भाई बहनों पे अत्याचार बढ़ गए। मैंने अभी बताया कांकेर के कोयली बेड़ा में जब 25 फरवरी को जो घटना हुई, नक्सल घटना, उसमें उनका परिवार आधार कार्ड और जॉब कार्ड लेके घूम रहा है, मनरेगा कार्ड की इसकी जांच करा ले, क्यों जांच नहीं हो पा रही है? जलियांवाला कांड अभी तक लोग भूले नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति केवल आदिवासियों को दिग्भ्रमित, खुद तो सरकार दिग्भ्रमित है, आदिवासियों का ध्यान भटकाना, लोगों का ध्यान भटकाना और आदिवासी क्षेत्र के जल जंगल जमीन को अडानी के हाथ में सौंपना इनकी मेन नीति बन गई है। क्या हुआ था? डबल इंजन की सरकार थी 15 साल, नंदराज पर्वत आपने सौंपा था कि नहीं सौंपा था? सौंप दिए। अभी विधानसभा चुनाव के पहले आके कहते थे एनएमडीसी का प्लांट और नगर नाल का प्लांट आपका नहीं बिकेगा। आज भी आप दीपम की साइड में जाके देखिए, बिल्कुल बिकने के लिए तैयार खड़ा है आपका नगर नाल प्लांट। तो क्यों ऐसे भारतीय जनता पार्टी की जो दोहरी नीति है, जो लोगों को दिग्भ्रमित करने की बातें हैं, ये लोग जनता समझने लगी है और आप देखिएगा वो दिन दूर नहीं। ये सब प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, ये आते जाएगा और सामने सामने होते जाएगा। आवश्यकता है सजगता की, आवश्यकता है कि लोगों तक बात पहुंचाने की, आवश्यकता है लोगों के आंसू पोंछने की। ये तो मगरमच्छ के आंसू रोते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। इनके मुख्यमंत्री का बयान एक अलग आता है, गृह मंत्री का बयान अलग आता है और उनका बयान अलग आता है और डिप्टी सीएम की तो बात ही अनोखी है। वो बोलते हैं किसानों का 2 लाख ऋण माफ होगा, हुआ क्या? मितानिनों को स्कूटी मिलेगी, मिला क्या? बोलते हैं फोन से बात करेंगे, वीडियो कॉलिंग से बात करेंगे, लाल भाजी खाने जाएंगे, क्यूआर कोड जाएंगे। आप ये बताइए बस्तर में कितने, आप भी फील्ड में जाते होंगे, कितने इलाकों में कितना टावर काम करता है और कितना काम नहीं करता है? क्या वहाँ इतनी शिक्षा है जो अपने ईमेल आईडी से वो कर दें? आवश्यकता है उनके पास पर्चे बांटे जाए, आवश्यकता है उनके दुख दर्द। हमारी सरकार ने जो काम किया था विकास, विश्वास और सुरक्षा के तहत, स्वास्थ्य मामलों में काम किया, शिक्षा के मामले में काम किया, रोजगार देने के मामले में काम किया, वनोपज को बढ़ाने में काम किया, तो इसमें कारगर साबित हो पाया। ये आपने इनसे बताया ना, क्यों नहीं बता पा रहे? जी, इन्होंने क्या काम किया वो बताएं। एक सवाल, आप ये बता रहे हैं केंद्रीय, जी एक अंतिम सवाल, एक अंतिम सवाल नीता जी, ये जो सलाह लेने की बात कही गई है, जी नीता जी, ये जो सलाह लेने की बात कही गई है कि नक्सलियों से सलाह ली जाएगी, इस बात से कांग्रेस पार्टी इत्तेफाक रखती है या नहीं? नहीं, सलाह लेना देखिए, बातचीत करेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी। मतलब आप मानते हैं कि कम्युनिकेशन से स्थिति ठीक होगी? देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी तो अभी बोल रही है, कांग्रेस पार्टी तो आदिवासियों के बीच जाके काम करी है, वहाँ रोज नाली पुलिया बनाई है, वहाँ मलेरिया मुक्त बनाया है, वहाँ कुपोषण को हरवाई है। वहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने जाके बीच में काम किया है, उनके आंसू पोंछे हैं, उनके दुख दर्द बांटे हैं। चलिए एक अंतिम प्रतिक्रिया हम लेते हैं चौहान साहब से। चौहान साहब, ये नई पॉलिसी किस तरह से लाभदायक रहेगी हमारे बस्तर के आदिवासी भाई बहनों के लिए भी, इसको थोड़ा सा इलेबरेट कर दीजिए। देखिए पांडे जी, सबसे पहले तो मैं हमारी साथी प्रवक्ता का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये माना कि सलाह लेनी चाहिए, जो कि इनके बड़े बड़े जो नेता हैं
वो ये बोल रहे हैं कि सलाह क्यों ले रहे हैं। चर्चा, मैंने सलाह नहीं, मैंने कहा चर्चा। जैसे आप और हम चर्चा कर रहे हैं ना, हमारी नीति उद्देश्य भले अलग हो, हमारी आर्टिकुलेट अलग हो, पर हम चर्चा करते हैं। ऐसा चर्चा नहीं। जी बोलिए। तो चर्चा कैसी होती है? चर्चा एक मिनट का समय और है, बोलिए चौहान साहब। चर्चा करना, दोनों में अंतर ठीक है होता नीता मैम प्लीज फाइनल कमेंट। जी बोलिए। विवेक जी, सबसे पहली बात यह है कि जो नक्सलवाद को हटाने का जो अभियान है जी, उसमें सिर्फ और सिर्फ एनकाउंटर नहीं होता है। एनकाउंटर की प्रक्रिया तब होती है, वो प्रतिक्रिया है, वो क्रिया की बात है। क्रिया की कौन सी बात होती है कि हम समझाएं, हम ऑफर दें। और ये जो सुझाव की बात आई है और जो गूगल लिंक की बात आई है, वो कहां से आई है? तो बस्तर के पत्रकारों से, बस्तर के बुद्धिजीवियों से, बस्तर के में जो जमीनी जो लोग, जो सेवक जो जुड़े हुए हैं, जो बस्तर की भलाई चाहते हैं, तो वो उनसे सब चर्चा करने के बाद ही ये गूगल लिंक जो जारी किया गया है, वो उनके बाद जारी किया है। ये कोई फरमान नहीं था। दूसरी बात ये है कि, और जैसे कि मैंने बोला कि एनकाउंटर जो है वो हल नहीं होता है। एक अभियान का हिस्सा जरूर हो सकता है, लेकिन ये हल नहीं हो सकता है। उसके लिए साम दाम दंड भेद सब आपको करना पड़ेगा। और उसके हिसाब से ही हमारा मेन लक्ष्य है कि नक्सल से विदा ले, बस्तर से नक्सल विदा ले, ये हमारा मेन लक्ष्य है। और नक्सल अहम बात आपने कही है। जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आप दोनों का। नीता जी, के.एस. चौहान जी, धन्यवाद हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए, शुक्रिया। देखिए, आज की चर्चा का विषय बहुत ही संवेदनशील ये विषय था, जिससे छत्तीसगढ़ केवल 1 दशक 2 दशक नहीं, कई दशकों से जूझ रहा है। और नक्सल एक समस्या बन के उभरी है ऐसा नहीं है, क्योंकि ये समस्या अनवरत कई वर्षों से चली आ रही है। बहुत, चाहे सुरक्षा बलों की बात करें, आमजन की बात करें, सिविलियन से लेकर खास लोग भी इसी नक्सल की भेंट चढ़े हैं। आपको सुकमा का हमला जरूर याद होगा। इस तरह के कई हमले इंगित करते हैं कि क्या नक्सलियों से चर्चा करके, कम्युनिकेशन करके सरकार ये जो फैसला लेने जा रही है, इससे नक्सल घटनाओं में कमी आएगी। वैसे अभी देखा जाए, जिस प्रकार से सरकार ने नक्सलियों को लेकर कार्रवाई की है और जिस तरह से नक्सली मारे गए हैं, उसके बावजूद सरकार का नक्सलियों को ही निमंत्रण देना कि बताइए क्या सुझाव होने चाहिए नई पुनर्वास नीति के लिए, बता दीजिए, हम उसके लिए भी तैयार हैं। ये नक्सलियों के बिहेवियर में कितना चेंज लाएगा, ये हम देखेंगे। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।